हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑफलाइन गुरुजी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। दोस्तों, मैं कम समय में कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक आपको ज्ञान दे सकूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में उनको प्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। ज्ञान की प्राप्ति उनको सबसे पहले कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में है। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु क्या था? उनके पिताजी का राज्य क्षेत्र था। उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था दोस्त? शुद्धोधन। शुद्धोधन नाम था। ठीक है, शुद्धोधन नाम था, गलती लिखा गया शुद्धोधन। ठीक है दोस्त, इनकी माता जी का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध जी का 7 दिन हुआ, जन्म जन्म हुए उनका, जब 7 दिन हुआ तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो इनकी इनकी देखभाल किसने किया था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम है दोस्त? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये प्रजापति गौतमी आखिर में चल के क्या बनी? तो महात्मा बुद्ध की पहली महिला भिक्षुणी बनी। क्या बनी दोस्त? भिक्षुणी। भिक्षुणी मतलब समझ रहे हैं? भिक्षुणी मतलब कह सकते हैं एक तरह से चेली, चेला, चेली। ठीक है, इनका प्रथम चेला का नाम क्या था? आनंद। इनका प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है, इनका प्रिय शिष्य था आनंद। फिर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि इनका प्रथम ज्ञान, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ को और क्या कहा जाता है? ऋषिपत्नम। दोस्तों, एक बार मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पे सारनाथ में खो जाता, सारनाथ तो दिया नहीं था, तो ऋषिपत्नम भी जो है इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अरे सारनाथ आपसे में नहीं होगा तो आप ऋषिपत्नम मारिएगा। ठीक है दोस्त, फिर पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल के पेड़ के नीचे हुई। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। ठीक है दोस्त, इनके जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो किसका, उसका नाम क्या है? उसका नाम है त्रिपिटक। पूछता है एग्जाम में कि त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? आप बताओगे कि महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिपिटक में क्या था? विनय पिटक। ठीक है, सूत्र पिटक। ठीक है, और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने इस प्रश्न को जो है अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया है। जितना भी चीज़ें मैं बताया वो सब जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब वो घर से बाहर निकल गए 29 साल में, उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। जब वो घर से बाहर निकल गए तो उसको हम कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है दोस्त? महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उनको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए मौके पे चौका मारिए। अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप छोड़ के आए तो इससे बड़ी बेइज्जती वाली कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, मौके पे चौका जरूर मारिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिया का लेखक कौन है? भाई इंडिया का लेखक जो है वो जो क्या बोलते हैं, सिकंदर, सिकंदर का एक सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसी का ये राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है दोस्त, उसी मेगास्थनीज ने इस इंडिया नहीं लिखा था, उसने लिखा था इंडिका। ठीक है, गलती छप गया है, इंडिका लिखा था। किसने लिखा था दोस्त? मेगास्थनीज ने लिखा था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको पता है कि वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। एग्जाम में कई बार आया है कि गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आप बताओ सर, ये तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था दोस्त? धर्मपाल ने। जो पाकिस्तान में इस समय जो पढ़ता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, क्या? तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अगर जिसको जो बोला जाए, ठीक है, तो उसको जो है चाणक्य ने बनाया था, चाणक्य ने बनवाया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके गुरु थे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक भी अच्छे समझ में आएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? दोस्तों कालिदास ने लिखा था। कालिदास ने। चंद्र बदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासु, पृथ्वीराज रासु चंद्र बरदाई ने लिखा था। ठीक है दोस्त, चलिए कालिदास को क्या कहते हैं भाई? कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। कालिदास ने कौन कौन सी किताब लिखी? मेघदूतम लिखी, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है दोस्त, कुमार संभवम भी लिखी थी इन्होंने। क्या लिखी थी? कुमार संभवम। ये सारी किताब का नाम है किसका? कालिदास के द्वारा लिखित, कालिदास के द्वारा रचित। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चीनी यात्री हुएंगसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हुएंगसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हुएंगसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा? अरे हॉर से आया हुएंगसांग, हॉर से आया हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएंगसांग आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, आपको पता है कि अशोक जो है अंत में क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आया होगा। हर्षवर्धन के शासन, अच्छा यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, पाली, पाली जो है जैन धर्म का, जैन धर्म जो थे वो लोग जो है अपने भाषा या लिख जो भी रचना करते थे वो पाली भाषा में करते थे। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक समझ में आया होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने, अभी अभी मैं अपने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हुएंगसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान कब आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम था? दोस्तों कलहड़ की पुस्तक, अब देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहड़ ने लिखा, कलहड़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो राजतरंगिणी होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में होगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ किस राज्य में था? तो बिहार में था। ठीक है दोस्त,
ये भी समझ में आ गया। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भाई नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? अगर खाली नेपोलियन कहाँ का सम्राट था तो आप बताओगे सर ये तो फ्रांस का था, फ्रांस का सम्राट था। कौन? नेपोलियन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो नेपोलियन था वो आपका फ्रांस था। उसने जो है कोई लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम था वाटरलू। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा वाटरलू का संबंध किससे है, तो आप बताना कि इसका संबंध जो है नेपोलियन से है, फ्रांस की नेपोलियन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? भाई कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे वो नानी देव थे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक भी समझ में आ गया। मगध की प्राथमिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह हुआ करती थी, जिसको हम गिरिब्रज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? गिरिब्रज भी कहते हैं। ठीक है, ये बिहार में है। चलिए यहाँ तक समझ। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्त? पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात की जाए तो उदयन था। अब एक्चुअल बात होता क्या है कि ये लोग आए कहाँ से थे? तो ये हर्यक वंश था, ये सभी हर्यक वंश से बिलोंग करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था दोस्त? बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का हुआ अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का लड़का कौन हुआ? उदयन। फिर उदयन का लड़का कौन था? नागदशक। ठीक है, तो आखिरी शासक कौन था? नागदशक। प्रारंभिक शासक कौन था? बिंबिसार। दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा शासक उदयन। ठीक है दोस्त, तो यही पूछ रहा था कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है दोस्त, बिंबिसार तो मैंने बता दिया, ये बिंबिसार के हर्यक वंश का था। महापद्म नंद जो थे वो आपके नंद वंश के संस्थापक है, नंद वंश के। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आता है। इस प्रश्न का जो उत्तर था वो उदयन था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक थी? बौद्ध की धार्मिक पुस्तक थी। ठीक है, जिसमें क्या आते थे? तीन नाम आते थे ना, क्या बताए थे हमने? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु वही अजातशत्रु था जिसने अपने पिता को हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है दोस्त, तो वही अजातशत्रु हुआ। ठीक है, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? कुड़िक। कुड़िक भी कहा जाता था उसको। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आप बताओगे सर 9वां मंडल। ठीक है दोस्त, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? भाई जो कौटिल्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी उसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था, बल्कि थी है तो राजनीतिक नीतियों के बारे में। ठीक है दोस्त, राजनीति के बारे में इस पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है दोस्त, एक मिनट, हाँ, तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका नहीं था। ठीक है दोस्त, उसका साम्राज्य जो है अफगानिस्तान तक भी फैला था, बिहार तक भी फैला था, कलिंग तक भी फैला था, लेकिन श्रीलंका में नहीं फैला था। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया है, जब बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था तो उसने अपने बेटे को महेंद्रगिरी में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? नेपाल में, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? तो आपको पता है एक ट्रिक हुआ करता है, हसीन मासुका। हसीन मासुका। ह से हर्यक वंश, सी से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश,
फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश। तो शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश आया। ठीक है, कण्व वंश का मतलब ये आएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? कण्व वंश। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? भाई मुद्रा राक्षस का लेखक जो था विशाखदत्त था। ठीक है दोस्त, यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आ गया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र, जिसको आज के समय में पटना कहा जाता है, गंगा व सोन नदी पे बसा शहर जो है पटना, उसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? अभी मैंने बताया हसीन माशुका। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखोगे तो वहाँ पे आपको मौर्य वंश मिलेगा। फिर से देख लीजिए, हसीन माशुका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तो नंद वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। इस वजह से इसका जो ऑप्शन का जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? मौर्य वंश होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्त अंतिम मौर्य सम्राट की बात की जाए तो वो बृहद्रथ था। कौन था दोस्त? बृहद्रथ। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार संगीति कहाँ हुई थी? दोस्त इसका एक फेमस ट्रिक है। पाकिस्तान में जो लाहौर है, पाकिस्तान में क्या है? जो लाहौर है वो रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो आप रावी से याद कर लीजिए, रावी पाक, रावी पाक। राज से हो गया आपका राजगृह। पहली बार संगीति कहाँ हुई? राजगृह। अब व से हो गया वैशाली। ठीक है, फिर पा से हो गया पाटलिपुत्र। क से हो गया रावी पाक ना, कुंडलवन। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ ट्रिक। उस ट्रिक की मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ पर लिखे रावी पाक, राज से हो गया राजगृह, वी से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, अक्का से हो गया कुंडल वन, कुंडल वन। ठीक है, पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का जब प्रथम बौद्ध संगीति हो रही थी उस समय राजा कौन था? तो आप कुछ नहीं याद करिए, आप कह लीजिए अ क अ क अ क अ क अ क अ क। अ से हो गया आपका अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? अजात शत्रु। क से हो गया कालाशोक। ठीक है दोस्त, फिर अ से हो गया आपका अशोक। ठीक है, क से हो गया आपका कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति, तो आपसे पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो आप बताओ सर अजात शत्रु था। दूसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? बताओ सर कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? बताओ सर अशोक था। चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? बताओ सर कनिष्क था। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, फिर पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप बताओगे सर जो उसकी हुआ था वो हुआ था महाकश्यप। पहला वाला जो बौद्ध संगीति था उसके अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। दूसरे वाले का किया था सबाकामी, सबाकामी। तीसरे वाले का किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य। और चौथे वाले बौद्ध संगीति का कौन किया था? वासुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, ये अध्यक्ष थे और ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। वासुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया? पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी वाले की सबाकामी, तीसरी वाले की मोगलीपुत्र तिस्य और चौथी वाले की वासुमित्र। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सके। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह दोस्तों, हड़प्पा का जो बंदरगाह वो दो है, एक तो लूथल था, एक सूत कांगदूर था। सूत कांगदूर जो कि पाकिस्तान में है, सूत कांगदूर। ये दो जो है हड़प्पा कालीन समय का दो ठे बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन
किस स्थान पर दिया था? तो पूछता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने अपना जब पहला उपदेश दिया तो उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इन्होंने कहा दिया, तभी मैंने बताया सारनाथ। यदि सारनाथ ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पे देखिएगा ऋषिपत्तनम दिया होगा। अगर ऋषिपत्तनम दिया है तो वो भी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दोस्तों ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा था, जिसको आज के समय में रावी नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्त ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है दोस्त, अच्छे से समझ में आ गया होगा। पृथ्वीराज रासो की लेखक कौन है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम था चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान नंबर 3 उनके समय का ये लेखक हुआ करती थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। तो ये गुप्त वंश का था। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? गुप्त वंश का। ठीक है दोस्त, लगता है यही आखिरी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आएगा तो मेरे चैनल पर सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मुझे मोटिवेट करिए, मैं दिन पे दिन डीमोटिवेट होता जा रहा हूँ। यदि आपको मोटिवेट नहीं मैं उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं ला पाएंगे उतना अच्छा वीडियो। मोटिवेट करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। चलिए दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।